नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज कल जो दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, उनको याद करने के लिए, उनका नाम देने के लिए अभी कुछ दिनों के बाद श्राद्ध के दौरान हम अपने पूर्वजों के नाम पे अलग अलग तरह का डोनेशन कर सकते हैं। कुछ उनके नाम से कुछ हमारे घर के वास्तु को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, जो सारे विधि विधान मैं बताऊंगी। लेकिन टॉपिक हमारा ये है कि हेल्थ इश्यू अलग अलग तरह से होते हैं। श्राद्ध और हेल्थ इश्यू के बारे में एक साथ बात मैं क्यों कर रही हूँ, वो आपको ये प्रोग्राम को समझने के बाद ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि इसके साथ रिलेशन कैसा है। हेल्थ इश्यू के लिए बहुत सारी वजह होती है। आपकी हेरिडिटी के अंदर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, पैदाइशी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कि किसी अकस्मात या दुर्घटना की वजह से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपने किसी घर में मूव किया और वहां के वास्तु दोष की वजह से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपकी खुद की जन्म कुंडली के अंदर कोई तरह का राहु दोष हो या पितृ दोष हो, तो पितृ दोष की अलग अलग तरह की 3-4 निशानियां होती है। आपके पैसे जो हैं वो मेडिकल में लगातार खर्च होते हैं, घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, रिलेशनशिप डिस्प्यूट आपके बने रहते हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको किड्स मतलब इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, बार मिसकैरेज हो जाना, बच्चों के साथ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, वो तमाम चीजें जो है वो हिंदू मैथोलॉजी, वैदिक वास्तु के हिसाब से, हिंदू मैथोलॉजिकल ग्रहों के हिसाब से ये तमाम चीजें जो है वो पितृदोष की निशानी है। अलग अलग तरह के जो भी हमारे ग्रह हैं वो किसी न किसी तरह के वर्चस्व के साथ जुड़े हुए हैं, वो अधिपति है, उनको उनका स्वामी माना जाता है। तो राहु जो होता है वो पितरों का स्वामी माना जाता है। दक्षिण दिशा होती है जो यम की नगरी मानी जाती है। तो राहु और पितरों के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में कोई तरह का पितृदोष है तो आपको राहु दोष का भी निवारण करना पड़ेगा। पितृदोष अलग अलग तरह के होते हैं, मातृदोष होता है, भातृदोष होता है, पितृदोष होता है। और यहाँ पे ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिनकी जन्म कुंडली में सिर्फ राहु दोष और पितृ दोष हो वो ही पितरों के रिलेटेड जो भी वास्तु के टिप्स हम आज आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम चीजें घर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी तरह की, किसी भी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ये बहुत ही इनोसेंट टिप्स आज हम देने वाले हैं। अगर आपके घर में लगातार हेल्थ इश्यू है तो श्राद्ध के दिनों में कुछ छोटा मोटा प्रोसेस आप अपने घर में कर सकते हो, अपने परिवारजनों के साथ कर सकते हो, और वो भी आपको हेल्थ इश्यू में काफी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हेल्थ इश्यू से रिलेटेड जो अलग अलग तरह की वास्तु की टिप्स है वो मैं आपको देने वाली हूँ। पहली बात यह है कि जिस परिवार के साथ, जिस फैमिली के साथ आप बिलोंग करते हो और किसी भी वजह से आपके जो एंसेस्टर, आपके जो पितृ हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, तो इस तरह से फैमिली के अंदर किसी लोगों का एक्सीडेंट, डेथ होने की वजह से, बार मिसकैरेज होने की वजह से, जाने अनजाने में आपसे कोई भी तरह के आपके पेट एनिमल्स, कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मेरे घर में मेरा जो पेट्स था वो मेरे अनजाने एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। या कई बार हम अपने घर में पेट्स लेकर आते हैं लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से संभालते नहीं है, यहाँ से भी वास्तु दोष खड़ा होता है और यहाँ से भी पितृदोष खड़ा होता है। तो कोई भी तरह के जीव को, मतलब कोई भी तरह की हानि होने से, पेट्स अनजाने में हो या बाहर आप कहीं जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई भी तरह के एनिमल की डेथ हो जाती है या पशु पंखी की डेथ हो जाती है आपसे जाने अनजाने में, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दोष में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं कि अलग अलग दोष जब बड़े हो जाते हैं, राहु और पितृ दोष के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो कई बार नाग दोष, प्रेत दोष, बहुत अलग अलग तरह की बातें बताई गई है हिंदू रिलीजन के हिसाब से। शिव पुराण और गरुड़ पुराण को अगर आप पढ़ते हो तो आपके श्राद्ध के दिनों में ये प्रोसेस अपने घर में करना आपके लिए क्यों जरूरी होता है, इसका क्या फायदा है, आप अपने बच्चों को भी उसके ब्लेसिंग मिलते हैं आपके पूर्वज के। और ये तमाम चीजें सिर्फ किसी स्वार्थ से या रिलेशनशिप के लिए या अपनी अच्छी हेल्थ रखने के लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति कर सकता है, यहाँ पे रिलीजन का भी कोई दोष नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छा हर कोई चीज करना चाहते हो, हर रिलीजन के साथ जो संबोधित चीज को करना चाहते हो, तो पितृदोष के निवारण की विधि कोई भी आदमी अपने घर में कर सकता है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है।
हेल्थ इशू को हम अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। किसी आप एक घर में जाते हो और उस घर में जाने के बाद इमीडिएटली आपके हेल्थ डाउन हो जाती है और पर्टिकुलर वहां पे रहने तक आपके हेल्थ की समस्या कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको एलर्जी हो गई या सीजनेबल प्रॉब्लम्स हो गए, ऐसी बात यहाँ पे नहीं चल रही, लेकिन कोई सीवियर हेल्थ इशू के बारे में बात चलती है तो उसमें आपको घर के 2-3 कॉर्नर को देखना पड़ेगा। सबसे पहला ये देखना है कि जिस दिशा के आप घर में रह रहे हो वो दिशा आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा। अगर डे 1 से दिशा आपके लिए सूटेबल नहीं है और किसी वजह से हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का हेल्थ कॉर्नर होता है, जो उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम वास्तु कंसल्टेंट को ये बात जानकारी मिलती है। तो अगर आपके घर में आपका हेल्थ कॉर्नर किसी वजह से कमजोर है, आपके मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो ये तमाम कंडीशन के अंदर लगातार आपके हेल्थ समस्या बनी रहती है। लेकिन ये बात का मतलब ये होता है कि आप पैदाइशी हेल्थी थे, कभी कोई इशू नहीं था, और पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम्स हुई, तो ये बात होती है। लेकिन अगर आपकी हेरिडिटी के अंदर कोई हेल्थ इशू है, आपके माता पिता की वजह से आपको कोई हेल्थ इशू है या आपको कोई जेनेटिकल हेल्थ इशू है, तो उसका ब्लेम आप प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के साथ वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार व्यक्ति दर व्यक्ति के अलावा आमतौर पे घर में हेल्थ इश्यू के लिए 2-3 कॉर्नर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा। ये 3 दिशा जो होती है, जहाँ पे बात व्यक्तिगत नहीं चल रही है, वहां पे कॉमन वास्तु के हिसाब से 3 दिशा को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 2025 के हिसाब से फॉर्चुनेटली साउथ एंड साउथ ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसको बहुत ही वर्स्ट माना जाता है। सिर्फ 2025 के साल के बारे में बात चल रही है। अगर आपके घर में आपकी रहने का बेडरूम की मास्टर बेडरूम की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में बनी हुई हो और किसी वजह से वो नॉर्थ ईस्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है, एंड 2025 के साल की शुरुआत में अगर आपके हेल्थ इशू हो गए हैं, तो इस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट आपको आसानी से कह सकते हैं कि ये जो हेल्थ समस्या है वो साल के वास्तु दोष की वजह से है। मास्टर बेडरूम की पोजीशन को चेंज करने से कई बार उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी तरह का कॉर्नर एक्टिवेट हो जाता है, वहां पे वाटरफॉल रखा हुआ है, वहां पे वाटर फाउंटेन रखा हुआ है, वहां पे आपने घड़ियां रखी हुई है, वहां पे एक्वेरियम रखा हुआ है, या मोशन क्रिएट होता है, तो आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के वास्तु दोष की वजह से 2025 की शुरुआत में जिन लोगों के हेल्थ इश्यू साल की शुरुआत, साल के बदलने के साथ शुरू हो गए हैं, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 2025 के वास्तु दोष की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स है। साल की शुरुआत में जब बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि 2025 बहुत सारे लोगों के लिए वर्स्ट डायरेक्शन है। 100 में से जब 99% लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साल होता है, तब हम आसानी से कह सकते हैं कि साल का वास्तु दोष है। पूरे साल के दौरान सिर्फ 20 या 30% लोगों को कुछ वास्तु दोष होता है, तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि पूरा साल खराब है। लेकिन 2025 को वी नेगेटिव ईयर, यानी कि वी नेगेटिव ईयर का मतलब होता है बहुत सारी दिशाएं एक साथ नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। तो 2025 के वास्तु के हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के एक्टिवेट करने से और आपका मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ हो, और साल की शुरुआत में अगर आपका कोई भी तरह का हेल्थ इश्यू शुरू हो गई है, सीवियर हो सकती है, माइनर हो सकती है, किसी भी तरह की हो, तो यहाँ पे रूम को बदलने से आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल टिप्स को आज मैं आपको प्रोग्राम में देने वाली हूँ। 2025 के वास्तु के हिसाब से जिस तरह से 2025 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वर्स्ट मानता है, उसी तरीके से पिछले 3 साल से 2023, 2024, 2025, सो पिछले 3 साल से अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यू शुरू हो चुके हैं, 2023 के साल से अगर आपके हेल्थ इश्यू शुरू हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपके घर की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट को फेस करती है, साउथ यानी दक्षिण दिशा को फेस करती है, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा को फेस करती है। 2023 से 2025 के साल तक अगर आपका घर साउथ की कार्डिनल डायरेक्शन और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की सब कार्डिनल दिशा के साथ जुड़ा हुआ हो, और अगर आपकी हेल्थ समस्या शुरू हो गई हो 2023 से, तो आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि 2023 के वास्तु दोष, साल के वास्तु दोष की वजह से आपके हेल्थ इश्यू आपके शुरू हो गए हैं।
लेकिन उस कंडीशन में जब आप अपनी डिसीज और बीमारी के लिए मेडिकल हेल्प लेने जाते हो और डॉक्टर से बात करते हो, तो वहाँ पे दो बातें कभी नहीं आती है। वो बीमारियां ऐसी नहीं होती है जो आपकी फैमिली और आपकी हेरिडिटी की ओर से आई हो, वैसी नहीं होती है। वो बीमारी ऐसी भी नहीं होती है कि कोई भी जेनेटिकल दोष की वजह से आई हो। वो बीमारी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर पूरे परिवार में किसी को नहीं है और सिर्फ आपको लग गई है, और आप इतने साल 2023 से पहले आप कंप्लीटली हेल्थी थे और अचानक आ गई। और वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, लेकिन वो बीमारी की वजह ये होती है जो 2023 में क्रिएट होती है। तो अगर 2023, 2024 और 2025 पिछले 3 साल से आप लगातार हेल्थ इश्यू का सामना कर रहे हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए आज के प्रोग्राम में मैं 2-3 छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी। लगातार 3 साल से अगर आपके घर में हेल्थ समस्या बनी हुई हो, तो आपको ये देखना है कि आपके घर के अंदर आपके पास दूसरे कोई कमरे बने हुए हो, तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा का कमरा बना हुआ हो, तो पूर्व दिशा के बेडरूम को यूज करना चाहिए। पूर्व दिशा में सोने की पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट रखनी चाहिए। आपको नॉर्थ फेसिंग हेड यानी कि सर रखकर नहीं सोना चाहिए, और साउथ टू नॉर्थ दक्षिण दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर लगातार पिछले 3 साल से आप 2023 के वास्तु की वजह से हेल्थ इश्यू या अकस्मात की वजह से हेल्थ इश्यू से परेशान हो या सफर कर रहे हो, ऐसे तमाम लोगों को ईस्ट पूर्व दिशा में रूम का सिलेक्शन करना चाहिए। स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट पूर्व पश्चिम रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि इंडियन लोगों को ये बात मालूम होती है कि भाई घोड़े की नाल हॉर्स शू अगर आप लगाते हो तो आपको फायदा होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हॉर्स शू लगाते हैं। अगर आपके पास मौका मिलता है और आपको कोई जानकारी है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि सैफ अली खान जो कि फिल्म स्टार है, उनके घर के ऊपर भी हॉर्स शू लगी हुई है, जबकि वो घर की डायरेक्शन जो है वो अलग दिशा में फेस करती है। तो आम तौर पे हम तमाम लोग जो होते हैं वो अपनी सक्सेस के लिए, हमें नजर न लग जाए इसलिए, बुरी चीजों को हटाने के लिए, कंपटीशन से अपने आप को बचाने के लिए, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉर्स शू का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हॉर्स शू जो होती है वो सब जगह पे लगाई जाती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है, सिर्फ हॉर्स शू को लगाया जाता है। आज का हमारा शो हेल्थ इशू के साथ है, तो मैं आपको एक टिप्स यहाँ पे ये भी देना चाहूंगी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की हो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा की हो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा की हो, साउथ यानी दक्षिण दिशा की हो, और साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा की हो, तो उस दिशा के बने हुए रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के मेन डोर के ऊपर आप हॉर्स शू नहीं लगा सकते। और ज्यादातर हॉर्स शू होता है वो लोग गलत दिशा में लगाते हैं, उल्टा यू करके लगाया जाता है। हॉर्स शू को राइट वे से लगाने के लिए आपको जो यू आपने इस तरह से बनाया है उसको उल्टा यू करके लगाना है। लोग उसको डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, जिसमें यू का जो शेप होता है, 2 पंख होते हैं, वो ऊपर की साइड होते हैं। हॉर्स शू घोड़े की जो पैर होती है उसकी पोजीशन हमेशा इस तरह से होती है। आप अपने पैर किस तरह से रखते हो, हॉर्स शू में उल्टा यू करके आपको लगाया जाता है, वो सही दिशा में माना जाता है। लेकिन अगर उसी यू को, जो एग्जिस्टिंग यू की पोजीशन है, जैसे हम आमतौर पे यू लिखते हैं, इस तरह से अगर आप अपने घर के अंदर ये तमाम डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट दिशा में अगर हॉर्स शू लगाते हो, तो कई बार जाने अनजाने में वहां से भी आपकी हेल्थ समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये तमाम जो डायरेक्शन है वो हॉर्स शू के साथ रिलेटेड दिशा नहीं है। वास्तु ये करता है कि हॉर्स शू की आइडियल पोजीशन वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में है। वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी आप हॉर्स शू लगा सकते हो, लेकिन उस दिशा के साथ रिलेटेड रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको हॉर्स शू को लगाना पड़ेगा। आपकी डोर पोजीशन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट की बनी हुई हो, तो उस डोर के ऊपर आप हॉर्स शू नहीं लगा सकते हो। उस प्रॉपर्टी के वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जाके उल्टा यू करके आप हॉर्स शू लगा सकते हो। अगर आपके घर में आपने उल्टा यू करके हॉर्स शू लगाया हुआ है तो वो सही है, लेकिन अगर आप जैसे यू लिखते हो इस पोजीशन में अगर आपने तमाम डायरेक्शन के अंदर हॉर्स शू को लगाया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में लगातार काम करने से, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बैठने से भी हेल्थ समस्या शुरू होती है, और घर के अंदर अगर आपने लगाया है तो उस कंडीशन में भी हेल्थ समस्या शुरू हो सकती है। आज के हेल्थ प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपको ऐसी सिंपल टिप्स देने की कोशिश करती हूँ जो हम
रोजमरोज की लाइफ में डेली उसमें अनजाने में अपना बहुत अच्छा करने के लिए घर में लगा देते हैं और बाद में हमें उसका एहसास भी नहीं होता है कि इसकी वजह से भी घर में हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, हेल्थ का प्रोग्राम है तो ये बात हम 100% समझने लायक है, जो आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल प्लांट अगर आपके घर में लगातार हेल्थ समस्या है, चाहे रीजन कोई भी हो, मेडिकल का रीजन कोई भी हो, पितृदोष की वजह से है, राहु दोष की वजह से है, परिवार में हेरिडिटी की वजह से है, कॉमन टिप्स में देना चाहूंगी। जहां पे हेल्थ समस्या बहुत ज्यादा हो, ऐसे घरों के अंदर इंडोर प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। इंडोर प्लांट अगर आप शौकीन हो, आप नेचर के लवर हो, फिर भी आप आउटडोर में जाके कुछ भी करो, लेकिन इंडोर प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लगातार हेल्थ समस्या है तो जैसे ही आपका घर का दरवाजा खुलता है, उसके सामने बहुत बड़ा टॉल एंड हैवी ट्री नहीं हो सकता है जिसकी आप हाइट आपके बिल्डिंग की हाइट तक हो या कई बार अबाउ द बिल्डिंग हो। उस कंडीशन में जैसे ही आपके घर का दरवाजा खुलता है, उसके बराबर सामने कोई भी तरह की ट्री की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ हमारे साथ गीता पटेल, प्रवीणा जी, कुछ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। आज हमारे प्रोग्राम में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए हम छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में श्राद्ध के दिनों में राहु और पितृदोष का हेल्थ के साथ बहुत सीधा संबंध है, तो उसके बारे में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की कि होर्स शू को अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की नहीं है तो, और उसके साथ साथ नेचुरल प्लांट को नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2025 से अगर आपकी हेल्थ समस्या है तो वहाँ पे आपको अपने बेडरूम की पोजीशन को चेंज करना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो हम मिरर को अवॉइड नहीं कर सकते। जहाँ पे आप सोते हो उसके बराबर सामने या राइट या लेफ्ट वॉल पे लगातार मिरर का रिफ्लेक्शन होता हो, जहाँ पे आपकी बिजनेस लोकेशन हो, होटल मोटल में आपकी ऑफिस हो, गैस स्टेशन, लीकर स्टोर हो, रिटेल बिजनेस हो, आप कहीं जॉब करते हो और आपकी ऑफिस व्यवस्था हो, और जहाँ पे भी आप बैठते हो 24 आवर्स में से अगर आप मोर देन 7 to 8 आवर्स लगातार मिरर रिफ्लेक्शन के साथ बैठते हो तो यहाँ पे आपको सीवियर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी हो, रेंटल हो, या आप वहाँ पे जॉब करने के लिए बैठते हो। हम कहीं जॉब पे जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे एक एयरलाइंस की ऑफिस थी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, उनकी ऑफिस को विजिट करने गई थी। एक उनके अलग अलग तरह के एम्प्लॉय थे। हम उनके रोल के हिसाब से क्यूबिकल को समझने की कोशिश करते थे कि मैनेजमेंट कहाँ पे होती है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कहाँ बैठता है, अलग अलग लोग जो जॉब रोल के साथ, एक्टिविटी के साथ जुड़े, उनकी बैठने की व्यवस्था कैसी है। तो एक रूम जैसे ही ओपन हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक फीमेल एम्प्लॉय यहाँ पे बैठता है। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि उनके हेल्थ इशू है। उन्होंने कहा हाँ, उनको कैंसर हो गया है। तो कई बार जो प्रॉपर्टी आपकी खुद की नहीं है, जिस प्रॉपर्टी पे सिर्फ आप जॉब करते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के 2-3 वास्तु दोष की वजह से सीवियर हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है अगर आप वहां पे लगातार बैठते हो। पहली बात, जहां पे आप बैठते हो और आपके सर के ऊपर से बीम जाता है तो आपके बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्टिवेट कर देता है, और इस तरह की व्यवस्था में लगातार बैठने से जो एम्प्लॉय होते हैं उनके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ऑनर के भी हो सकते हैं। मास्टर बेडरूम में घर के ऑनर्स होते हैं तो उनके भी हो सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी जगह पे बिम के नीचे बैठना या सोना नहीं चाहिए। कॉलम भी वो ही इफेक्ट करता है, जहाँ पे आपके बैठने की व्यवस्था हो और आपके आसपास कॉलम पड़ता हो, और वो कॉलम से जो पॉइजन एरो, तिरछे पॉइंट क्रिएट होते हैं, वो भी आपके बॉडी पे लगातार नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। तो हेल्थ इश्यू के लिए बीम की व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। कॉलम या बीम दोनों के आसपास लगातार 7 से 8 घंटे के बैठने की व्यवस्था हो तो उस कंडीशन में आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सीवियर हेल्थ इश्यू दक्षिण दिशा यानी कि साउथ फेसिंग किचन की वजह से होती है। अगर आपके घर का किचन साउथ यानी दक्षिण दिशा में बना हुआ हो, टोटली फ्लोर प्लान के अंदर साउथ का बना हुआ हो, और उस कंडीशन में आप लगातार खाना बनाते हो, तो जो खाना बनाने वाली व्यक्ति होती है, हो सकता है आपका घर हो लेकिन आपके मदर इन लॉ खाना बनाते हो, आपने शेफ को हायर किया हो, या कोई भी आपकी बेटी खाना बनाती हो, तो जो लोग वहां पे खाना बनाते हैं उनको सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से
दो तरह के किचन सबसे बड़े हेल्थ से रिलेटेड वास्तु दोष की निशानी मानी जाती है। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है जो किचन साउथ का हो और कुकिंग करते वक्त आपका चेहरा दक्षिण यानी कि साउथ फेसिंग जाता हो, और दूसरा जो किचन आपका साउथ फेसिंग हो। यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। किचन साउथ में है लेकिन पॉसिबल है कि आपका फेसिंग नॉर्थ है, वेस्ट है या कोई और हो, तो वो अलग बात हो जाती है। वहां पे साउथ फेसिंग किचन वास्तु दोष बन जाता है। लेकिन उससे बड़ा वास्तु दोष साउथ फेसिंग किचन और उसमें खाना बनाते वक्त आपका चेहरा भी लगातार साउथ फेसिंग होता हो, तो उस कंडीशन में वहां पे रहने वाले लोगों को, यानी कि खाना जो बनता और जो लोग खाते हैं, उनको डाइजेस्ट सिस्टम, स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यू होते हैं, नी से रिलेटेड हेल्थ इश्यू होते हैं, और उनको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। स्टमक, लीवर, किडनी, इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। खाना बनाने वाली मेल या फीमेल जो भी हो, उनको भी सीवियर हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु के हिसाब से फिलहाल आपके घर में हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो और आप दक्षिण दिशा के किचन में यानी कि साउथ के किचन में खाना बना रहे हो एंड फेसिंग टूवर्ड साउथ हो, तो या तो उसका जो भी सिंपल उपाय आप क्विकली कर सकते हो उसको करना चाहिए, या फिर इस तरह के फेसिंग के किचन को अवॉइड करना चाहिए। इंडिया और अमेरिका की कुकिंग मेथड में थोड़ा सा फर्क है। यूएस के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कई बार एक से ज्यादा किचन होते हैं। आजकल जो नया कंस्ट्रक्शन में कस्टम होम बनाती हूँ, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, तो पुराने ज़माने से जूइश लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो आजकल स्मार्ट होम में है कि एक आपका रेगुलर किचन होता है, एक आपके पास स्पाइस किचन होता है, या आप इसको डर्टी किचन बोल सकते हो। दो किचन की व्यवस्था होती है। जिन घरों में इस तरह की व्यवस्था ना हो वहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट बनी जाते हैं। एक होता है उनका एग्जिस्टिंग किचन, एक होता है उनका आउटडोर किचन। हम अपने घर के बैकयार्ड में जाके एक अपने लिए किचन बनाते हैं। अगर किसी वजह से आपके पास दोनों में से कोई भी सही व्यवस्था बन सकती हो, तो आप दक्षिण दिशा के किचन को अवॉइड करके आउटडोर किचन में जाके राइट डायरेक्शन से किचन बना सकते हो। वास्तु के हिसाब से किचन में कुकिंग करने के लिए आपका जो चेहरा है वो साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो आपके एग्जिस्टिंग किचन में आप रेमेडी भी कर सकते हो, या फिर आप आउटडोर किचन से कोई भी अलग व्यवस्था बना सकते हो ताकि हेल्थ समस्या से आपको जूझना नहीं पड़े। तो सबसे बड़ी किचन व्यवस्था अच्छे घर की हेल्थ, अच्छी किचन व्यवस्था की निशानी बन जाती है। तो किचन की पोजीशन को भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन घरों के अंदर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का किचन बना हुआ हो और वहां पे उनका फेसिंग वेस्ट हो, वेस्ट का किचन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, या फिर सिर्फ वेस्ट का किचन एंड फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, उस घर में रहने वाले तमाम जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी तरह के बुजुर्ग होते हैं, उनको लगातार हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है। तो किचन की व्यवस्था दिशाओं के हिसाब से घर में रहने वाले अलग अलग तरह के फैमिली मेंबर के ऊपर अलग अलग तरह की इफेक्ट देती है। वेस्ट का किचन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आइडियल नहीं माना जाता। अगर आपके घर की व्यवस्था नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का आपके घर का किचन बना हुआ हो और वहां पे अगर आपकी फेसिंग किसी भी और दिशा में बना हुआ हो या नॉर्थ फेसिंग बना हुआ हो, तो वहां पे आपको उस तरह के किचन की व्यवस्था में करियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि नॉर्थ दिशा जो होती है वो करियर के साथ रिलेटेड दिशा है। हम जब अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम नॉर्थ फेसिंग बैठ के सोचते हैं और वहां से कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है। वास्तु के हिसाब से हेल्थ रिलेटेड किचन व्यवस्था में साउथ यानी दक्षिण दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा को हेल्थ इश्यू से रिलेटेड किचन की व्यवस्था मानी जाती है, जो कि वास्तु दोष की निशानी बन जाती है। छोटी छोटी घर के अंदर और बहुत सारे डेकोरेशन ऐसे होते हैं जो कई बार जाने अनजाने में आपके हेल्थ इश्यू क्रिएट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में रियल लेदर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता हो, कई बार कोई जब ऐसी बात करता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे घर में रियल लेदर की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो आप लुई वटान के पर्स को यूज करते हो या जो भी तरह की महंगी कंपनियों के जो भी अलग अलग तरह के मेल के बारे में बात करते हैं तो उनके बेल्ट होते हैं, उनके वॉलेट होते हैं। फीमेल के बारे में बात करते हैं तो उनके भी एक्सपेंसिव बैग्स होते हैं, पर्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें रियल लेदर की बनी हुई होती है। हम जो फर्नीचर खरीदते हैं वो ज्यादातर आर्टिफिशियल लेदर का होता है या मैनमेड लेदर होता है, उससे कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे बात होती है रियल लेदर की। काफी सारे लोग अपने घर को जो हम
हंटिंग तरह के घर का डेकोरेशन करते हैं या उनको इस तरह का शौक होता है, वो बहुत ही कम मिलता है। तो रियल लेदर की चीज़ों को लगातार घर में यूज करने से भी घर में हेल्थ समस्या हो जाती है। वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में रियल लेदर की बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं तो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर नहीं रखना चाहिए, ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह के एक्सपेंसिव बैग है तो आप सिर्फ 2 दिशाओं में रख सकते हो, साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा। अगर आपका बेडरूम कोई और दिशा में बना हुआ हो और आपने अपने बेडरूम के क्लोजेट के अंदर या मास्टर बेडरूम के क्लोजेट में एक्सपेंसिव वॉलेट या पर्स रखे हुए हो तो आप वहां से निकाल के ये दोनों दिशाओं के अंदर, चाहे आपका गेस्ट रूम पड़ता हो या कुछ और पड़ता हो, तो वहां पे आप रखिए। जब आप बाहर जाते हो उसको वहां से लेकर आप जा सकते हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर रियल लेदर की चीजों को नहीं रखना चाहिए, वहां से भी वास्तु दोष खड़ा होता है। एंड नॉर्थ ईस्ट हेल्थ के साथ रिलेटेड दिशा है, जैसे मैंने आगे आपको कहा था। तो कई बार छोटी छोटी वास्तु की टिप्स आपको हेल्थ समस्या के अंदर प्रोटेक्ट कर सकती है। आज की तमाम टिप्स ऐसी है जो लोग फिलहाल हेल्थ इश्यू के साथ सफर करते हैं, रीजन कोई भी हो, हेल्थ इश्यू मेजर हो या माइनर हो, लेकिन सिंपल इजी वास्तु टिप्स है आप अपने मेडिकल रिपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी रिकवरी अच्छे से हो सकती है। और छोटी छोटी टिप्स आप अपनी मेडिकल जो भी दवाइयां लेते हो, जो भी कोशिश करते हो, उसको आप उसके साथ रखिए, जरूर चालू रखिए, लेकिन उसके साथ वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके जो आपको रिकवरी में बेनिफिट मिलता है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात वास्तुशास्त्र में मानी जाती है होम फार्मेसी की पोजीशन। आपके घर में जो दवाइयां हम रेगुलर मेडिकल घर में रखते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई भी तरह की बीमारियां होती है, तो आदमी की 2 अलग अलग तरह के लोगों के घरों में एक स्टाइल होती है। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि जब बीमारियां होती है तो जो बीमार व्यक्ति है उसके आसपास दवाइयों को रख दिया जाता है या होम फार्मेसी को, एक कैबिनेट को बनाया जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि एवरी ईयर मैं आपके साथ होम फार्मेसी की पोजीशन को शेयर करती हूँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा कैबिनेट होता है, जितनी दवाइयां इकट्ठी की है आप वहां पे रख सकते हो या उसको मूव कर सकते हो, वो बड़ा जॉब नहीं है। तो वास्तु के हिसाब से अगर किसी वजह से आपके घर में लगातार बीमारियां हो तो आप अपने घर में जो होम फार्मेसी बनाते हो वो साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर आपकी होम फार्मेसी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के लिए जो घर में व्यवस्था होती है उसके लिए आइडियल डायरेक्शन है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और ईस्ट यानी पूर्व दिशा। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रखा जाता है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा एंड ईस्ट यानी पूर्व दिशा। लेकिन ये बातें साल के साथ भी जुड़ी हुई होती है। 2025 के वास्तु के हिसाब से अगर मैं ये साल के बारे में अगर आपको सिंपल इजी टिप्स देना चाहूँ तो फिलहाल आपके घर में कोई भी घर का सदस्य, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मेडिकल या कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू को सफर करता हो तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में आप अपने घर की होम फार्मेसी बना सकते हो। ये बात हम सिर्फ इस साल के बारे में बात करते हैं, कॉमन आप नॉर्थ या ईस्ट में रख सकते हो। अब जो परिवार के सदस्य ऑलरेडी हेल्थ इश्यू के साथ परेशान है उनको अपने बेडरूम में, यानी उनका बेडरूम साउथ में बना हुआ हो, साउथ ईस्ट में बना हुआ हो, या आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो भी रेगुलर विटामिन या अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन्स को यूज करते हैं, और अब आपका बेडरूम साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर बना हुआ हो तो गलती से भी कोई भी तरह के मेडिसिन या मेडिकल से रिलेटेड चीजों को नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक केस पेपर की फाइलिंग भी नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर तो हम अपने कंप्यूटर और ईमेल में रखते हैं, विच इज गुड, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट आउट है, सारे रिपोर्ट्स आप प्रिंट आउट, बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ इश्यू अगर आपने रखा हुआ हो तो साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट पश्चिम दिशा, ये दिशाओं के साथ अगर आपकी बहुत ज्यादा मेडिकल चीजों को आपने रखा है, अपनी दवाइयां रखी है, तो उस कंडीशन में आपका एक रिश्ता बन जाता है उस दवाइयों के साथ और लंबे अरसे तक आप दवाइयां खाते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि रेगुलर विटामिन्स फिर भी ठीक है, लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो और उनके बेडरूम जाने अनजाने में इस दिशा के साथ बने हुए हो तो उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि उनकी दवाइयां जो है वो आप अपनी होम फार्मेसी जहाँ पे घर में बनाते हो वहां पे रखिए।
या फिर जैसे हम एक छोटा सा स्ट्रिप बॉक्स मेडिसिन का बॉक्स रखते हैं जिसमें हमारे पास वीक डेज की सारी दवाइयाँ होती है, वो आप उनको भर के जिस टाइम पे उनको चाहिए उस टाइम पे अपने रिलेटिव को दे सकते हो, अपने लव वन को दे सकते हो। लेकिन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में अगर आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा रखते हो तो उस कंडीशन में घर में बीमारियाँ जो है वो घर के अंदर बैठ जाती है और लगातार हेल्थ इश्यू रहते हैं। अब हम बात करते हैं श्राद्ध के दिनों में। श्राद्ध के दिनों में और मेडिकल के साथ छोटी छोटी टिप्स के अलावा उनका एक सीधा रिलेशन बनता है। जैसे मैंने शुरू में समझाया था कि गरुड़ पुराण और शिव पुराण हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हमारे जो एंसेस्टर या हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए प्रार्थना करने को, उनके पास से आशीर्वाद लेने को ये दिन पूरे साल के दौरान हर साल आता है। श्राद्ध दिन में एक बार नहीं, पूरे साल आता है। उसके कुछ दिन लंबे होते हैं। श्राद्ध की विधि विधान के लिए अलग अलग तरह के कुछ मंत्र होते हैं जिसको पितृमास बोलते हैं। तो ये श्राद्ध की जो 10 दिन होते हैं उसमें आपको अपने पूर्वजों को याद करने का एक मौका मिलता है। जैसे साल में एक बार आपका बर्थडे आता है, मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, वैलेंटाइंस डे भी आता है। तो उसका पर्पस क्या होता है कि अलग अलग तरह के दिनों के हिसाब से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे पूर्वजों के साथ भी हमारा मेलजोल है। अगर ये दिन नहीं होते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि उनके आसपास वो किसी भी परिवार के साथ, जो हमारे जो अभी नए यंगस्टर बच्चे हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं होता है कि उनके रूट कहीं ना कहीं के साथ बिलोंग करते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने घर में अपने पूर्वजों के लिए एक ट्री बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारे दादा थे, उसके ग्रैंड दादा थे, उसके बाद के हमारे परदादा थे और ये इनके बेटे हैं, उनका बच्चा है, ये बेटे का बेटा है। तो जो हम घर में एक ट्री लगाते हैं, काफी लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि पल्लवी ये पूर्वजों से रिलेटेड जो हम बनाते हैं घर में उसको कौन सी दीवार पे लगाना चाहिए। काफी उसमें नाम ऐसे होते हैं जो आज जीवित है, लेकिन काफी सारे नाम ऐसे होते हैं जो हमारे साथ नहीं है। बट हमारे बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे दादा परदादा का नाम क्या था। तो वास्तु के हिसाब से इस तरह के जो ट्री हम बनाते हैं उसको वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। लेकिन ये श्राद्ध के दिन जो होते हैं जिसमें हम सच में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ले सकते हैं और ये उसका बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके घर में लगातार हेल्थ समस्या बनी हुई है, आपकी हेरिडिटी के अंदर हेल्थ समस्या है, आपके बच्चों को भी लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है। काफी घर ऐसे होते हैं जिसमें मैंने एक बार सुना था, मैं दुबई कंसल्टिंग करने गई थी तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि मेरे को जिस साल ब्रेस्ट कैंसर आया, मेरे बेटे को नेक्स्ट ईयर कैंसर से रिलेटेड वापस बीमारी हो गई। उनके बाद उनके पति को हार्ट अटैक आया। कुछ दिनों पहले मैंने फिनिक्स के अंदर एक कंसल्टिंग किया था, वहां पे भी सेम समस्या थी। उनके मदर इन लॉ गिर गए, उनके हस्बैंड को वहां पे हार्ट अटैक आया, उसी साल में उनकी वाइफ को कैंसर हो गया, उसी साल में उनका अच्छा खासा, उनकी जो बेटी थी वो स्पोर्ट्स में चैंपियन थी और उनके इस तरह के सीवियर हेल्थ इश्यू हो गए कि पूछो मत, जिसकी वजह से अभी वो बेड पे आ गई है और वो अपने आप में अपना सारा काम, इंडिपेंडेंट काम भी नहीं कर सकती, उसका स्कूलिंग भी बंद हो गया है। मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम मतलब काफी साल हो गए, मैंने फ्रेजनो में कंसल्टिंग किया था। पंजाबी फैमिली थी, उनकी एक बेटी और बेटा था। जैसे उन्होंने घर बदला, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि उन्होंने मेंशन बनाया था, लेकिन जैसे उन्होंने घर बदला उसी साल में पहले मदर को हेल्थ इश्यू हो गया, उसके बाद बेटी को हेल्थ इश्यू हो गया और उसके बाद बेटे के हेल्थ इश्यू हो गया। तो काफी बार जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में मूव करते हो और कॉन्स्टेंटली आप हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते हो तो आप डेफिनेटली मेडिकल हेल्प लीजिए। हर वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कीजिए, लेकिन ये श्राद्ध के जो दिन होते हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू रिलीजन के हिसाब से हमारे जो पितृ होते हैं वो हमें हमेशा लगातार आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन उनके ब्लेसिंग को पाने के लिए, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए ये जो दिन है वो हमारे रिलीजन में खास करके, इसीलिए हमारे जो गुरु और प्रिस्ट थे वो सजेस्ट उन्होंने इसलिए किए हैं कि ये दिनों में हमें उनके नाम से दान पुण्य को करना चाहिए। उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको फाइनेंशियली उनके आशीर्वाद मिलते हैं, आपकी वेल्थ बनी रहती है और आपकी बहुत अच्छी हेल्थ बनी रहती है। श्राद्ध के दिनों में सिंपल उपाय क्या करना चाहिए? अगर आप लगातार हेल्थ इश्यू से परेशान हो तो सिंपल उपाय क्या करना चाहिए कि तमाम दिनों के दौरान आपको अपने घर के किचन के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर रखते हुए जो दिया करना है, और वो आप सिंपल क्ले यानी मिट्टी का बना हुआ आप उसका कंटेनर ले सकते हो, आप उसका दिया ले सकते हो। उसमें आपको स्लीपिंग पोजीशन में रुई से बनी हुई लौ को रखना है
उसके अंदर ऑयल डालना है, घी नहीं यूज करना है पितरों के लिए, ऑयल डालना है। रेगुलर ऑयल डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हो। और दिए की जो लौ होती है वो दक्षिण दिशा को फेस करती होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशाएं अलग अलग देवों के साथ जुड़ी हुई है, वो उसके स्वामी है। दक्षिण दिशा जो है वो यम के साथ जुड़ी हुई दिशा है। पूर्वज के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अलग अलग तरह के जो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, अलग अलग तरह के जो विधि विधान करते हैं वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर फेस करके रखा जाता है। तो घर में जब हम पितरों के लिए दिया करते हैं तो उसकी लौ जो होती है वो दक्षिण की ओर करनी चाहिए। पितरों का दिया घर के मंदिर में नहीं किया जाता। पितरों के पिक्चर्स या उसके फोटोग्राफ्स या जो भी तरह के श्राद्ध के विधि विधान होते हैं वो आप अपने घर के रेगुलर मंदिर के अंदर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप अपने घर की जो किचन व्यवस्था होती है, जो पानी का सिंक होता है या जो भी जहाँ पे भी किचन की व्यवस्था होती है, वहां पे आप श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों का दिया कर सकते हो। दिया ऑयल से करना है, लौ उसकी साउथ फेसिंग होनी चाहिए। और जो एग्जैक्टली हम कहते हैं कि संध्या का 7-7:30 का जो पीरियड होता है वो आइडियल टाइम माना जाता है पितरों का दिया करने के लिए। लो आप दिया इतना ही कर सकते हो जितना आप अपने घर की सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, तो जो आप मेंटेन कर सकते हो, जो आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, उसके हिसाब से पितरों का दिया करना चाहिए। अगर आपके घर में लगातार किसी भी वजह से कर्जा रहता हो, आपके ऊपर डेट रहता हो, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ समस्या बनी हुई हो, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में सीरियस हेल्थ इश्यू चलते हो, मिसकरेज घर में बार बार होता हो, इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो ये जो श्राद्ध के पितरों के दिन होते हैं उसमें बहुत सिंपल रेमेडी आपको करनी चाहिए कि हमेशा हर साल, ये 1 साल के बारे में बात नहीं है, हर साल आप अपने घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा के अंदर पितरों का दिया कर सकते हो। पितरों के नाम से अन्नदान करना चाहिए। यहाँ पे बात पैसे की नहीं है, यहाँ पे अन्नदान किया जाता है। जो अलग अलग तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, किसी भी कंट्री में, आप यहाँ पे रहते हो, इंडिया में जाके कर सकते हो, यूएस में कर सकते हो, जो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वहां पे आप फूड दान यानी कि अन्नदान कर सकते हो। उनके नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से ये बात कर सकते हो। वो भी पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण विधि के अंदर आपको ब्लेसिंग का काम करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और उससे भी आपके पितरों जो होते हैं वो श्राद्ध के दिनों में तृप्त होते हैं और उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है कि ये बात आप सिर्फ जिंदा लोगों के लिए करते हो या स्टूडेंट्स के लिए करते हो या कोई भी तरह के हैंडीकैप या बच्चों के लिए करते हो। ये बात यहाँ पे जो भी तरह के रेस्क्यू पेट्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी इक्वली आपको फायदा करती है। तो अलग अलग तरह के पेट्स को जहाँ पे रखा जाता है उसका जो फूड होता है वो भी आप उनको पितरों के नाम से आप वहाँ पे उनको तर्पण कर सकते हो, उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लोग ज्यादातर श्राद्ध का मतलब यही समझते हैं कि नदी के किनारे जाइए और पिंडदान कीजिए और पितरों को आप अपना तर्पण कर सकते हो। कोई भी तरह के वास्तु नियम के अनुसार राहु दोष और पितृदोष है वो कभी भी अन्नदान के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं। जब भी आप कोई भी तर्पण विधि के पास जाते हो आपको कहा जाता है कि लोगों को खाना खाने के लिए वहां पे आपको पैसे रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब होता है कि पितृ और राहु दोष अगर वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार उस दोष का निवारण करना हो तो अन्नदान के बिना वो कभी नहीं किया जाता। आप अपने घर में अपने परिवार, फैमिली मेंबर को बुला के जो पितरों के दौरान, श्राद्ध के दौरान एक जो रीति रिवाज बना हुआ है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर को अपने घर पे बुलाइए और खाना खिलाइए, वही बात आ जाती है कि अन्नदान। जब आप कोई भी पिंडदान और श्राद्ध करते हो तो आपको वहां पे अन्नदान के लिए पैसे रखवाए जाते हैं। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार कोई भी तरह के राहु दोष और पितृदोष के लिए सिर्फ पूजा पाठ और मंत्रोच्चार से इसका निवारण नहीं होता है। सबसे सिंपल इजी रेमेडी है अन्नदान। और अगर आपको लगता है कि निरंतर आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बना हुआ है, आपके ऊपर कोई भी कोशिश करने के बाद कहीं ना कहीं से कर्जे या डेट बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये श्राद्ध के दिनों में ही नहीं लेकिन श्राद्ध के दिनों के बाद भी अपने पितरों के नाम से एक पिकी बैंक में पैसे इकट्ठे करने चाहिए और हमेशा कॉन्स्टेंटली आपको फूड दान यानी कि अन्नदान देना चाहिए। जितनी चैरिटी, जितना आप अन्नदान इन दिनों में करते हो आपको अपने पितरों के साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर से भी आशीर्वाद मिलता है
और पितरों के साथ की हुई कोई भी चीज होती है उसको वास्तुशास्त्र, शिव पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि हमने सुना है हमारे कथा ग्रंथों में कि देवता और देव, पितरों को देव माना जाता है। पितरु देवो भव, पितरों को देव माना जाता है। और उसका पर्पस ये होता है कि जब कभी आप अपने देवों की आराधना करते हो तो उनको इस तरह का ब्लेसिंग है कि उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। ईश्वर को प्रसन्न करने में आपको सालों साल लग जाएंगे। आप कितने सक्षम होंगे कि आपकी आत्मा परमात्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मिलेगी, उसमें बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन देवों की उपासना जो होती है वो करने से उसका फायदा तुरंत ही होता है। जैसे कहते हैं अतिथि देवो भव, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उनकी सेवा, हॉस्पिटैलिटी करते हो, आप उनकी सेवा करते हो, उनको खाना खिलाते हो, उनके साथ एक रिश्ता बनाते हो और उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। इसीलिए अतिथि को देवो कहा जाता है। माता पिता को देव माना जाता है क्योंकि उनका ब्लेसिंग भी आपको तुरंत ही मिलता है। और पितरों को भी देव का स्थान दिया गया है। तो जब भी पितरों के मास में आप उनकी उपासना करते हो आपको उसका फायदा तुरंत मिलता है। इन दिनों के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना अलग अलग तरीके से जो भी तरह का डोनेशन करते हो सके तो क्वाइटली करना चाहिए। ज्यादा हंगामा करके या बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने ये किया वो किया। जितना हो सके उतना क्वाइटली बिना बोले ये तमाम व्यवस्था के साथ अगर आप जुड़ते हो जिसमें आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, पेट्स, एनिमल, जहां पे भी आप अपने पितरों के नाम से जो भी तरह के दान पुण्य करते हो वो अगर आप जितना क्वाइटली करते हो, वास्तु ये कहता है कि उसके शुभ परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपको इसी साल के दौरान मिलते हैं। पितृदोष के निवारण की तमाम विधि, राहु दोष के निवारण की तमाम विधि उसी साल, पितृदोष आने का मतलब यही इसी साल माना जाता है कि वो एवरी ईयर करना पड़ता है। काफी बार ऐसे होते हैं कि जब मैं किसी के घर पे वास्तु करने जाती हूँ और उनकी कुंडली देखती हूँ तो वो कहते हैं कि हमने पितरों के लिए जो विधि थी वो हमने करवा दी, हमारा पितृदोष निकल गया। नहीं निकलता है। पितृदोष की जो विधि होती है उसमें एवरी ईयर, हर साल डेडिकेटेडली, कमिटमेंट के साथ आपको काम करना पड़ता है। जैसे आप ईश्वर की उपासना करते हो तो आप सुबह में एक बार पूजा करके ये नहीं कह सकते कि अब मेरे को जिंदगी भर पूजा नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा के लिए आ गया। आप अपने लिए खाना सुबह में खा के ये नहीं कह सकते हो कि आज मैंने खाना खा लिया अब मुझे 5 साल तक खाना खाने की जरूरत नहीं। आपको ये एवरीडे रूटीन लाइफ के साथ रिलेटेड प्रोसेस है। जो चीज आपकी जिंदगी के साथ जुड़ती है वो हमेशा रूटीन प्रोसेस बन जाती है। वो कभी एक बार करने से हमेशा के लिए नहीं हो जाती है। आप सुबह में उठ के आप सुबह में लंच करते हो, आपको शाम को डिनर करना ही पड़ेगा। आप सुबह में उठ के शावर लेके जब भी अपने काम पे निकलते हो, आपने पूजा की, आप शाम की पूजा भी करते हो और आप एवरी डे की पूजा करते हो। बीच बीच में कुछ अच्छे दिन होते हैं तो आप ज्यादा धार्मिक कार्य करते हो, लेकिन पूजा आप एवरी डे करते हो। जब आप एवरी डे खाना खाते हो, एवरी डे अपने बिजनेस पे जाते हो, एवरी डे आप भगवान की पूजा करते हो, तब आप एंसेस्टर के लिए ऐसा क्यों डिसाइड कर देते हो कि हमने एक बार ये विधि विधान कर लिया, अब हमको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी हमारे पृष्ठ या मंदिर के पृष्ठ ये बात को आपको समझाते हैं वो गलत व्यवस्था है। वास्तु के हिसाब से हर साल श्राद्ध आते हैं। हर साल श्राद्ध क्यों आते हैं? क्योंकि आपको एवरी ईयर अपने पितरों के नाम से वो दान पुण्य करने पड़ेंगे। एवरी ईयर आपको पितरों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और आपको पितरों की उपासना करनी पड़ेगी। एक बार करने से हमेशा के लिए हो जाएगा, इस तरह से राहु और पितृदोष का निवारण नहीं होता है। इसीलिए ये तमाम दिनों की जो भी बातें हम कर रहे हैं वो आपको एवरी ईयर करनी पड़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके पितृदोष और राहु दोष के साथ साथ आपकी कुंडली में अगर आपकी जुपिटर यानी कि गुरु की पोजीशन कमजोर हो, सूर्य की पोजीशन कमजोर हो और मून की पोजीशन कमजोर हो, तो ऐसे लोगों को साल में लगातार पितृदोष निवारण के लिए फूड दान जो होता है वो हर 2-2.5 महीने के बाद पूरे साल में उनको करीबन 6 से 7 बार करना पड़ेगा। आम आदमी को ये श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए उनके नाम से डोनेशन करना चाहिए या दान पुण्य करना चाहिए। 2025 में बहुत सारे लोगों के घर में हेल्थ इश्यू, एक्सीडेंटली ये बहुत सारी वजह से काफी सारे लोगों के घर में अनएक्सपेक्टेड डेथ भी मैंने 2025 में देखी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिशाओं के हिसाब से कुछ टिप्स को दिया, अलग अलग तरह के डेकोरेशन के माध्यम से मैंने आपको वास्तु दोष के बारे में बताया, हमने होर्स घोड़े के नाल के बारे में बात की। जो लोग प्रोग्राम में पीछे से जुड़े हैं वो प्रोग्राम को रिपीट करके वो तमाम बातें सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर के वास्तु के हिसाब से
तमाम चीजें सही है और फिर भी अचानक से आपके सीवियर हेल्थ इश्यू शुरू हो गए, तो जितनी बातें हमने आगे छोटी छोटी वास्तु के टिप्स दी, उसके अलावा एक और वास्तु दोष भी हेल्थ इश्यू की वजह बन सकता है, और वो है साल के गलत कंस्ट्रक्शन वास्तु दोष की वजह से। जैसे 2025 में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसको वर्स्ट डायरेक्शन माना जाता है, लेकिन आपके रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको वहां पे रीमॉडलिंग करना पड़ रहा है और आपने नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन गलती से जाने अनजाने में कर दिया, तो उस कंडीशन में वो चेंजेस करने के सिर्फ 2 से ढाई महीने के बाद, क्योंकि ये तुरंत नेगेटिव इफेक्ट देता है, आपको नेगेटिव वास्तु दोष की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो कई बार कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के वास्तु दोष की वजह हो सकती है, घर के इंटीरियर डेकोरेशन की वजह हो सकती है, डायरेक्शन की वजह से हो सकती है, किचन की गलत व्यवस्था की वजह से हो सकती है, और घर के अंदर जो वाटर एलिमेंट, जो भी पानी की व्यवस्था है, वो साउथ यानी दक्षिण दिशा में एक्सटर्नल लैंड पोजीशन में हो या आपके घर का स्विमिंग पूल हो, तो वाटर पोजीशन की गलत दिशा में होने की वजह से भी हेल्थ समस्या हो सकती है। ये तमाम चीजें जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, वो बातें आपके वास्तु दोष की वजह से जो हेल्थ समस्या खड़ी होती है उसके बारे में है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हेल्थ इश्यू की वजह से बहुत सारी रीजन हो सकते हैं हेल्थ समस्या के लिए। आपकी खुद की हेल्थ कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो वास्तु दोष उन लोगों को इफेक्ट करता है कि जो अच्छे खासे हेल्थी लोग थे और पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के अंदर आके सीवियर हेल्थ इश्यू का सामना शुरू कर देते हैं, तो उनको अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखना चाहिए, उनको अपने घर का वास्तु देखना चाहिए। हो सकता है छोटी सिंपल इजी वास्तु टिप्स आपकी रिकवरी में आपको हेल्प करे, और वही पर्पस है आज के प्रोग्राम का। वास्तु में हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स के साथ जो भी लोग, जो किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति हो और किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में सर रखकर सोने वाले जो लोग होते हैं, अगर आपकी हेड पोजीशन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दिशा को फेस करती हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके हेल्थ इश्यू जो है वो सीवियर बन जाते हैं या आप हेल्थ इश्यू का सामना करते हो। फिलहाल आप ऑलरेडी हेल्थ इश्यू के साथ स्ट्रगल करते हो, तो आपको रिकवरी में अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हेड पोजीशन, सर पोजीशन आपकी नहीं होनी चाहिए। आइडियल स्लीपिंग पोजीशन है ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर। ईस्ट टू वेस्ट सीवियर हेल्थ इश्यू में आपको हेल्प करता है, तो अगर हो सके तो आपको अपने बेडरूम का सिलेक्शन ईस्ट यानी पूर्व का करना चाहिए और ईस्ट टू वेस्ट हेल्थ पोजीशन को रखना चाहिए। हमने अलग अलग तरह के टॉपिक पे हम बात करते हैं। श्राद्ध के बाद कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। नवरात्रि में देवी माँ की स्थापना कैसी करनी चाहिए, 2025 की नवरात्रि के अंदर कुछ खास तरह के कलश की स्थापना, उसके मुहूर्त, दिवाली के दिनों के अंदर धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, आने वाला नया साल, गोवर्धन पूजा, एवरी ईयर जब दिवाली आती है तो हम वास्तु के हिसाब से कुछ खास अलग अलग तरह की छोटी छोटी टिप्स और यंत्रों आपको बना के स्पेशल भेजते हैं। जो हमारे रेगुलर क्लाइंट है उनको मालूम है कि उनको ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जाती है, और तमाम सोशल मीडिया के अंदर भी आपको प्रोग्राम को रील के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी मिलने वाली है। तो 2025 की नवरात्रि पूजा, 2025 की दिवाली पूजा आप हमारे साथ जुड़िए, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यंत्रों के बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, आप स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हो, तो तमाम चीजें आप हमें ईमेल कर सकते हो। तो हम व्यक्ति दर व्यक्ति आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और आप हमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हो हमारी वेबसाइट पे vastulivingwithpallavi.com, और वहाँ पे इंक्वायरी पेज है, वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्रॉपर्टी का एड्रेस दे सकते हो। तो हम आपकी ये दिवाली आपके लिए सुखमय और मंगलमय रहे, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो 2025 की दिवाली का प्रोग्राम है उसके अलावा भी इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, एक राह और सह दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।